जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, दातार सर और आपके जितने भी पदाधिकारी है खटीक प्रोफेशनल ग्रुप के, कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया और आपके सामने बोलने का मौका दिया। और टॉपिक भी थोड़ा बहुत ही संजीदा और सीरियस है कि बच्चों के करियर सिलेक्शन में माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए। क्यों हमारी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है एज ए पेरेंट्स। हम सभी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, चाहे किसी का बच्चा 2 साल का हो, 5 साल का हो, या फिर इस दुनिया में आने वाला हो, या फिर बड़ा हो। हर दौर पर हर वक्त में हमको पेरेंटिंग के उसूलों को या तरबियत के उसूलों को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब हम सहाबा के दौर की बातें सुनते हैं कि सहाबा जब इस्लाम से पहले उनकी जहालत की ऐसी इंतहा थी कि खून गिरा हुआ खून चाट लिया करते, छोटी मोटे उठ के पानी पीने के झगड़े के ऊपर सैकड़ों साल तक झगड़े चलते। लेकिन तरबियत का जो असर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जब तरबियत शुरू किए सहाबा की, तो वही सहाबा जो एक दूसरे के खून के दुश्मन हुआ करते थे, अपने भाइयों के लिए जान देना उनके लिए आसान हो गया और दुनिया पर हुकूमत करना आसान हो गया। तो वो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि तरबियत हमारे इस्लाम के अंदर कितना बड़ा एक बड़ा मतलब जुज है। और उस तरबियत को शुरू करने के सबसे पहले जो चीज लगती है वो भाषण की जरूरत पड़ती है, बोलना पड़ता है या बयान करना पड़ता है। अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर आता है, कुछ देर में सेल्फ स्टीम को उठाकर जाता है, बाद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है, हमको रिजल्ट नहीं मिल पाते, ये नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले जो काम होता है वो काम होता है सेल्फ स्टीम को उठाना। हमारे अंदर जिस चीज की खासियत है उस खासियत की अहमियत दिलवाना और उसको वहां तक उसका एहसास दिलवाना। बाकी ग्राउंड लेवल पे करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम अगर हो तो असर करेंगे। पर तो खासतौर पे अक्सर दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के ताल्लुक से है, मैं उसके ऊपर से बोला कि भाई तरबियत का सबसे पहला जो रूल होता है उसमें ये बात होती है कि बात बताई जाती है और बताने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं जब आरिफ भाई से बहुत दिनों से हमारी लंबी लंबी गुफ्तगू चल रही है और आरिफ भाई माशाल्लाह खाटिक बिरादरी के बहुत ही सीरियस और बहुत ही संजीदा इंसान है जो अपनी छुट्टियों के अंदर भी उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनसे मेरी घंटों घंटों बात हुई फोन पर और कहीं ना कहीं से एक रोड मैप और एक सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कहीं ना कहीं बिरादरी का फायदा हो और अल्टीमेटली कौम का फायदा। मैं बिरादरी के ऊपर मैं भी खुद इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है और 17 करोड़ की आबादी है, अलग अलग उस पर कम्युनिटी मुलविस है, सबके पास में पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए बिरादरी का जो कॉन्सेप्ट है और बिरादरी का कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग एक टारगेट ग्रुप के ऊपर काम करते हैं, जिस ग्रुप के ऊपर काम करते हैं, तो हमको रिजल्ट हमारे सामने मिलते हैं और आउटकम बेस्ड काम करना आसान हो जाता है। अगर मैं पूरे नासिक जिले की बात करूं, उसके ऊपर काम करने की बात करूं, तो लाखों की आबादी को डेटाबेस गैदर करना, उनमें से कितने बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते, बड़ा मुश्किल काम। लेकिन सिर्फ खाटिक बिरादरी को अगर मैं टारगेट करता हूँ, मनियार बिरादरी को टारगेट करता हूँ या फिर पिंजारी बिरादरी को टारगेट करता हूँ, तो मेरे पास में एक सिस्टम बनता है, एक डेटाबेस इजीली गैदर होता है और मैं काम कर सकता हूँ और आउटकम बेस्ड काम कर सकता हूँ। तो मैं तो सलाम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खाटिक बिरादरी में कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं बड़े मुस्तहकम तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। लेकिन हमारा काम चूंकि भाषण देना और मोटिवेशन भी देना या नए नए नसीहतें देना है, तो हम अपने तरफ से ऐड करते रहते हैं बहुत सारी चीजें और कोशिश करते हैं कि इस कौम की तरक्की के अंदर हमारा भी कुछ रोल है। यहाँ पर आरिफ भाई ने जो आरिफ भाई से बात करके जो मेरा एक पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोगों ने कि करियर गाइडेंस और बच्चों की सबसे अहमियत तालीम के ऊपर हमारा अगर ध्यान रहा तो हमारी कम्युनिटी चाहे वो किसी भी हालत में हो, चाहे वो बद से बदतरीन हालत में हो, अगर हमने एजुकेट करा दिया, उनको तालीम याफ्ता करवा दिया, तो वो बिजनेस में भी कामयाब हो जाएंगी, वो हमारे छोटे मोटे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें भी कामयाब हो जाएंगी और तालीम के अंदर एक सही जिंदगी गुजारेंगी और एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो अगर अल्टीमेटली सारे शोबों में काम करने से पहले सबसे पहला जो शोबा है वो तालीम होता है, इसलिए हमने डिस्कस किया कि करियर गाइडेंस के ऊपर बात की जाए।
लेकिन करियर गाइडेंस में बच्चों को गैदर करना थोड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। तो हमने सोचा कि भाई सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स के ऊपर काम करें कि बच्चों की तालीम के अंदर या बच्चों के करियर में पेरेंट्स का किरदार कैसा होना चाहिए, रोल क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग पहले तरबियत को एकदम अच्छे तरीके से समझ ले कि जनरली तरबियत का मतलब हम क्या समझते हैं और असल में क्या होना चाहिए इस्लामी नुक्ते नजर से। तरबियत का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चों पे कंट्रोल करना, कंडीशनिंग करना। यानी मैं अगर मेरा बच्चा मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और मेरा बच्चा उसी के हिसाब से पढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल करना या कंडीशनिंग करना। और तीसरा पार्ट होता है मॉनिटर करना। यानी मैं 12 बजे रात को उठकर बच्चे के कमरे में झांक रहा हूं और देख रहा हूं बच्चा मोबाइल पर तो नहीं है, टीवी पर तो नहीं है, उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगाता रहा हूं, वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब चीजों पे नजर रख रहा हूं। हम समझते हैं इन 3 चीजों को तरबियत। यानी तरबियत की मेथोडोलॉजी हम जो समझते हैं, सबसे पहली चीज कंट्रोल करना, कंडीशनिंग करना, जैसा हम चाहेंगे वैसा बच्चा बन जाए, जो हम बोले बच्चा वो करे। और तीसरी बात, वो बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसके ऊपर नजर रखना। ये एक्चुअल में तरबियत की डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, लेकिन असल में तरबियत की डेफिनेशन इससे कुछ ज्यादा है। इससे ज्यादा ऐसी है कि तरबियत की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि हम लोग मास्टर नहीं है और बच्चा हमारा गुलाम नहीं है। ये 3 पैरामीटर के अंदर बात ये आ रही है कि बच्चा हमारा गुलाम है और हम उसके मास्टर है। यानी हम जैसा हंटर घुमाएंगे बच्चा वैसा करे, तो हम असल माँ बाप है। असल तरबियत की डेफिनेशन ये है कि तरबियत का असल मकसद ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जो बच्चे को सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बनाए उसकी चॉइसेस। यानी उसकी जो सोच है, उसके जो चॉइस है, उसकी जो पसंद है, उसकी पसंद में वो सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, और वो अपनी नीयत के अंदर प्योर बने, उसका इंटेंट जो है वो प्योर बने, और उसके अंदर खुद एहतसाबी का अमल है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल है। यानी ओवरऑल तरबियत का डेफिनेशन है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बेहतरीन तरीके से तरबियत याफ्ता बने, तो मैं ये चाहूंगा कि उसमें अपनी सोच के ताल्लुक से एक ट्रांसपेरेंसी है, वो खुद के ताल्लुक से जवाब दे वो अल्लाह से, उसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो, और तीसरी बात वो अपनी सोच में अपनी चॉइसेस के अंदर नफीस बन जाए। ये असल डेफिनेशन। अब आप मुझे बनाओ, एक बच्चे की सोच को चेंज कर देना कंट्रोल से या डंडे मार के पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको तरबियत की मेथोडोलॉजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको बच्चे से रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। बच्चे से हुक्म देने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरा और मेरे बच्चे का ताल्लुक कितना स्ट्रॉन्ग, मैं अपने बच्चे की कितने रिस्पेक्ट करता हूं। ताल्लुक कब बनता है? ताल्लुक बनता है रिस्पेक्ट पर। जैसे कि अभी आरिफ सर ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किए, दातार सर से हमारी बातचीत हुई। ये बातचीत के दौरान अगर हमने उनसे बातचीत की, रिलेशन डेवलप हुए, रिलेशन डेवलप होने से पहले एक ताल्लुक बना। वो ताल्लुक कब बना? एक इज्जत की बिना, एक इज्जत का म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से पुकारा, सैयद साहब आया है, सैयद साहब से दोस्ती होनी चाहिए, सैयद साहब हमको गाइड करेंगे। मुझको भी बड़ा दिल को अच्छा लगा, उन्होंने गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग किसी इंसान से उम्मीद करते हैं कि हम उसकी सोच पर काम करें, उसकी चॉइसेस पे काम करें, उसके किरदार पर काम करें, और वो हमारे वश में आ जाए, तो सबसे पहले हमको जरूरी चीज होती है कि हम उससे ताल्लुक बनाएं। और ताल्लुक बनता है इज्जत से। आपने बहुत सारी मैं एक कॉल है, मैं उसको हदीस नहीं कहूंगा कि मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं है। आपने सुना होगा कि एक मोमिन से दूसरा मोमिन जब तक सेफ नहीं है, कि मोमिन की इज्जत नफ्स उसकी जबान से सेफ होना चाहिए। मतलब एक दूसरे मोमिन की इज्जत करना दूसरे मोमिन के ऊपर फर्ज है। तो अगर यही पैरामीटर हम बच्चे के तौर पे इस्तेमाल करें, बच्चे के लिए इस्तेमाल करें, तो हम कितनी रिस्पेक्ट हमारे बच्चे को देते हैं। रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप बनती है। जब रिलेशनशिप बन गई, एक ताल्लुक बन गया, तो फिर बातचीत होती है, रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है, अगर मैं अपने बच्चे से बोल रहा हूँ कि बेटा
क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इज्जत से बात कर रहा हो, तो वो मेरे से बातचीत करें। बातचीत करेंगे तो ये दूसरा स्टेप है पेरेंटिंग का। और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। यानी मैं अपने बच्चे के सामने, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊं कि अल्लाह ताला मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मशक्कत करता हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर दे अल्लाह। तो बच्चा इस बात को देखता है और ये सोचता है जहन के अंदर कि मेरे वालिद साहब यहाँ पर हालांकि फिजिकली तौर पर अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह से मेरे वालिद साहब कितने डरते हैं। बच्चा अपने तौर पर छोटे दिमाग से सोचता है, हालांकि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो बच्चा वो जब सोचता है कि भाई मेरे वालिद साहब कितने डरते हैं, तो वो अंधेरे के अंदर भी फिर उसके अंदर ये जुज आएगा कि वो खुद भी अल्लाह से डरेंगे, वो सेल्फ अकाउंटेबल हो जाएगा। आपको कंट्रोल करने की, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तरबियत में हमको बच्चे की चॉइसेस नफीस हो जाए, उसकी सोच, उसकी नीयत पाकीज़ा हो जाए, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। उसके लिए हमको पहले उससे बातचीत करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी और खुद एहतसाबी का अमल हमारे अंदर लाना पड़ेगा। अगर हम में जो चीज रहेगी तो बच्चा बोलकर नहीं सुनता है, बच्चा देखकर सुनता है, सीखता है। यानी हम लोग कोशिश करेंगे बच्चे को, बच्चा मेरा नफीस बन जाए, बच्चा मेरा टैलेंटेड बन जाए, बच्चा मेरा पाकीज़ा बन जाए, और हम उसके सामने वैसा किरदार का सबूत नहीं देंगे तो बच्चा कभी बनने वाला नहीं। इसे सबसे पहली चीज किसी भी पेरेंटिंग के वर्कशॉप में मैं सबके सामने पेश करता हूँ कि तरबियत की डेफिनेशन हम क्लियर करें। हम बच्चे की इज्जत करने वाले बन जाए, बच्चे से बातचीत करने वाले बन जाए। ये बातचीत से मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से जब मैं पेरेंटिंग में काम कर रहा हूँ, 7 सालों से, मैंने ये देखा है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों से इंटरेक्शन 10 साल 11 साल तक करते हैं, और जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है हम बातचीत करना बंद कर देते हैं। यानी एक दरवाजे से बाप घर में आता है तो दूसरे दरवाजे से बेटा घर से निकल जाता है, यानी बातचीत ही नहीं होती। जब बातचीत ही नहीं होगी तो तबादले ख्याल नहीं होगा, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो बाप की रियल मायनों में उसके वर्ड की इज्जत नहीं करेगा। इसलिए हमारे को कम्युनिकेशन छोड़ना नहीं है, ताल्लुक डेवलप करना है और अल्लाह से सेल्फ अकाउंटेबल क्रिटिकल जजमेंट अपना करना है और बच्चे को शो करना है ताकि बच्चा इस चीज को सीखे और बच्चा भी अपने अमल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह हो जाए। कि अंधेरे के अंदर अगर बच्चा गलत काम कर रहा है मोबाइल के ऊपर तो उसको ये एहसास हो कि भाई यहाँ पर भले ही मेरे अप्पा नहीं है लेकिन अल्लाह देख रहा है। ये तरबियत का सबसे बड़ा पैरामीटर है जिसको हमको जहन में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि भाई इस दौर में 21st सेंचुरी के अंदर हमारे जो बच्चे थे, हम जैसे मैं 30 साल का हूँ, आरिफ भाई 35 साल के होंगे, या उनसे पहले जो दौर के जो बच्चे होंगे जो अभी 40-45 से 50, बच्चों के नफ्सियाती सवालात कुछ और थे। आज के दौर में नफ्सियाती सवालात बिल्कुल अलग हो गए। बच्चों को चाहे मौलाना बोलो या माँ बाप बोलो, डंडों से पीटा करते थे। बच्चे कभी भी उसका रिटेलेट नहीं करते थे, उसका जवाब नहीं देते थे, चुपचाप मार खा लेते थे। आज के दौर में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है। हमको साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे के सामने काम करना है। हम 1980 वाले पेरेंटिंग 2020 में नहीं कर सकते। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज के दौर में बच्चों के जहन में कौन कौन से नफ्सियाती सवालात घूम रहे हैं। अगर उन सवालात का जवाब अगर मैं अच्छे तरीके से दे रहा हूँ तो बच्चा मेरा तरबियत याफ्ता बन जाएगा, उसका करियर अच्छा बन जाएगा, वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा बच्चा उन 3 सवालात के जवाब उसके दोस्तों से या कई माशरे के कई दूसरे लोगों से अगर लेता है तो उसको अगर वो लोग गलत जवाब देते, जैसा जवाब उसको मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलते, तो बच्चा मेरा बिगड़ सकता है, उसका करियर तबाह हो सकता है। तो इस 21वीं सदी के अंदर सबसे पहला जो क्राइसिस आया है आज के बच्चों के जहन में वो ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि अपनी जो पहचान है उसको पहचान को भूल जाना, अपनी पहचान या अपनी दुनिया में आने का कोई बुनियादी मकसद ना मिलना। आज आपने देखा है कि बच्चे को अगर 89% आते हैं तो फिर भी कुछ बच्चे देख रहे हैं हम लोग वो सुसाइड कर ले रहे हैं। हम लोग कोटा की एग्जांपल देखते हैं, बच्चे का आईआईटी में नंबर नहीं लगा, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे को 10% मार्क कम मिले, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अपने
आंख काट लिया, हाथ काट लिया, नस काट लिया। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों में अपनी जिंदगी का बुनियादी मकसद है वो उनका क्लियर नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि एक मार्क्स ना आना मेरी जिंदगी में नाकामयाबी लेके आएगा, किसी लड़की का मुझको ना मिलना मेरी जिंदगी के अंदर दुश्वारी क्रिएट कर देगा और मैं जी नहीं सकता हूँ। वो इन चीजों को सही समझ रहे हैं। उनको अगर ये पता चल जाए कि मेरी दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का उनका मकसद क्लियर हो जाए, तो वो आगे कुछ बेहतर सोच सकते हैं। आप देखिए, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो 10वीं का जब रिजल्ट आता था, दातार साहब अच्छे से जानते होंगे कि 10वीं का रिजल्ट जब आता था तो 70% वाले बच्चे बहुत कम हुआ करते थे, 50 वाले, 40 वाले या हार्डली पास वाले बच्चे बहुत हुआ करते थे, और मैक्सिमम बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे फेल होते थे। लेकिन फेल होने के बावजूद भी उनमें बेशर्मी की ऐसी इंतहा होती थी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज के बच्चों को 1 मार्क्स कम आता है तो उनको जहनी तौर पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस आए। इसमें सबसे पहला सवाल यह आया कि भाई इनको अपने हाल ही चीज में ऐसा लगता है कि ये जो दौर है, आज मैं जो कर रहा हूं वही मेरे लिए सब कुछ है, कि मेरे आज मैं क्या हूं, मुझको मोबाइल नहीं मिल रहा है तो मतलब मेरे पास में मेरी जिंदगी तबाह होगी, मेरे पास में आईफोन नहीं है मतलब मैं बेस्ट नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं दुनिया में वैल्यूएशन नहीं रखता हूं। नो, बच्चों को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो हर वक्त में काबिल है। अगर उनके पास में आईफोन हो या फिर नोकिया का 1100 फोन हो तब भी वो काबिल है और कीमती है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात पैदा किया। अशरफुल मखलूकात के एहसास दिलाना बच्चों को कि बेटा आप कीमती हो। अगर आपके 90% आए तो भी कीमती हो, अगर आपके 40% आए तो भी आप कीमती हो। उसके हिसाब से हम करियर चूज करें। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर और 3 मजीद सवाल आते हैं बच्चे के से। जिससे पहला सवाल ये होता है कि एम आई बीइंग नोटिस्ड। 1 साल से 10 साल के बीच बच्चे की उम्र के बच्चे में सवाल बच्चे के जहन में आता है कि बच्चा ये सोचता है कि मुझको देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी सपोज मेरा बच्चा यहाँ से अगर बीच में आ जाए तो वो ये सोचेगा कि मेरे अब्बा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के बजाय मुझको क्यों नहीं देख रहे। 10 साल से पहले हर बच्चे के जहन में सवाल आता है। वो आपके सामने खेलना शुरू करता है, आपका मोबाइल छीनता है और ये कोशिश करता है कि भाई मैं देखा जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। दूसरा सवाल बच्चे के जहन में आता है 10 साल के बाद में उमूमन कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना काला हूं, मेरे बाल कैसे सिल्की है या ब्राउन है। आप दातार साहब बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे इसके ऊपर कि ये सवाल आज से 20 साल पहले नहीं था कि मैं कैसा दिख रहा हूं, ये लड़कियों के अंदर था। लड़कियां उमूमन 10 साल के बाद में क्या करती थी, आईने में देखना शुरू करती थी, साजो सिंगार करना शुरू करती थी। लेकिन लड़का काला है या पीला उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के दौर के अंदर फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली और गार्नियर मेंस, ये मर्दों की क्रीमें आ गई। मर्दों की क्रीमें क्यों आई? क्योंकि उसको माशरे ने जवाब दिया कि अगर इसका जवाब गोरा बन जाएगा, स्मार्ट बन जाएगा, जॉन इब्राहिम की तरह, शाहिद कपूर की तरह, शाहरुख की तरह, तो तू कामयाब हो। तीसरा सवाल उसके जहन में आता है कि अगर तू, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट माय पीयर ग्रुप एंड क्लब, मेरा माशरे में मेरे दोस्त है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो उसका जवाब उसको ये मिलता है कि मेरे दोस्त ये कहते हैं कि अगर तू हमारे जैसा बन जाएगा तो ही तू कामयाब हो जाएगा। अगर हम फटी हुई जीन्स पहनते हैं, अगर तू भी फटी हुई जीन्स पहनेगा तो तू मॉडर्न बन जाएगा। अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम हैंड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और तू छोटा इस्तेमाल करता है तो तू आउटडेटेड है, तू हमारे लायक का नहीं है, तू अच्छा नहीं है। इसलिए वो कपड़े भी जो है, मोबाइल भी जो है, या फिर कॉलेज भी जो है, वो आपकी पसंद का, वालिदैन की पसंद का चूज नहीं करता है, वो अपने दोस्तों की पसंद का चूज करता है। वो कपड़े बोलता है कि मुझे हाफ टी शर्ट चाहिए, फिटिंग वाला चाहिए, फटी हुई जीन्स चाहिए, मंकी वॉच जीन्स चाहिए, छोटी जीन्स चाहिए, उधड़ी हुई जीन्स चाहिए। ये सारा एनालिसिस वो कहाँ से सीखता है? उसके दोस्त, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो उनकी तरह नहीं दिखेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये 3 सवाल से बच्चे के जहन में बड़ा खराब असर पड़ता है।
पहला सवाल कि वो कैसा दिख रहा है। हमने उसको नहीं देखा तो बोलता मैं कीमती नहीं हूं। मेरे अब्बा को 5 बच्चे हैं, मैं नहीं भी होता तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल उसके जहन में आता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। इसका जवाब उसको टीवी वाले दे देते हैं कि गोरा दिखेगा तो अच्छा है, तो अपने आप को क्रीम लगाने की कोशिश करता है। और तीसरा सवाल मिलता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सोचता है कि जैसा मैं दोस्तों की तरह बन जाऊंगा तो मैं भी, मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। इनके जवाब आपको देता है तालीम। यहाँ पर जो हमारा आने का मकसद है, ये मकसद हमारा ये है कि अब हमको देखना है कि इन तीनों सवालों के जवाब हमको मिलते हैं एजुकेशन में। ठीक है, एजुकेशन के 3 ग्रेटर गोल है, बड़े बुनियादी मकसद है। पहला मकसद ये है तालीम का कि उसमें कॉन्फिडेंस आता है, क्रिएटिविटी आती है और कैरेक्टर बनता है। ये 3 मकसद के लिए हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं। यानी स्कूल या मदारिस में जब बच्चे को हम लोग डालते हैं तो उसके अंदर 3 बुनियादी चीजें आनी चाहिए, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चे के 3 सवाल थे उनके जवाब ये तीनों में मिल गए। यानी मुझको देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसका जवाब मिलता है कॉन्फिडेंस। बेटा अगर तेरे में कॉन्फिडेंस होगा तो सारी दुनिया तुझको देखेगी। बेटा अगर तेरे तो खुद एतमादी आ गई ना, तो अगर तू गरीब का बच्चा है, अगर तू काला है तो फर्क नहीं पड़ता है, तू बराक ओबामा की तरह प्रेसिडेंट बन सकता है। कॉन्फिडेंस अगर रहा तो खुद एतमादी अगर रही तो बच्चा कहां से कहां तक पहुंच सकता है। सेकेंड चीज जो होती है, जो दूसरा सवाल था साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कि मैं कैसा दिख रहा हूं, तो उसका जवाब तालीम देती है कि बेटा अगर तेरा कैरेक्टर या तेरा किरदार अच्छा है तो दुनिया तुझको प्यार करेगी। तेरे काले होने से गोरे होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तेरे कैरेक्टर से। तेरा कैरेक्टर अगर अच्छा है तो तू काला हो या गोरा हो, छोटा हो या लंबा हो, नाटा हो या पतला हो, टकला हो या बाल वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा सवाल कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसका जवाब उसको बच्चे देते हैं कि हमारे जैसे कपड़े पहन ले, हम तुझको अच्छा कहेंगे। उसका जवाब मिलता है कि क्रिएटिविटी, तख्लीक का अमल। अगर वो क्रिएटिव रहा इस जमाने के अंदर, अगर वो नई नई चीजों के बारे में सोचता है, नई नई स्किल्स के बारे में सोचता है, नए नए इनोवेशन के बारे में सोचता है, नई सोच रखता है, तो उसको दुनिया देखेगी। ये 3 सवाल उसके आना चाहिए, इसलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर स्कूल में भेजने के बाद में ये 3 चीजें बच्चे में नहीं आ रही है तो हम समझ जाए कि हमारा स्कूली निजाम खराब, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं बन रहा है, बच्चे का कैरेक्टर बुलंद नहीं हो रहा है और बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आ रही, बच्चा नई नई चीजें सीख नहीं रहा है, नई नई क्वेश्चंस नहीं कर रहा है। उमूमन एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक 8 साल से कम उम्र का बच्चा रोज के कम से कम 300 सवाल कर सकता है। यानी वो रोज 300 नए नए वर्ड सीख सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। अब हम हमारे घर में देखें कि स्कूल से आने के बाद में हमारा बच्चा या घर पे रहते हुए हमारा बच्चा मेरी बहनों से या मेरे भाइयों से कितने सवाल पूछता है, और कितने सवाल पूछने के बाद में उसको कितना झड़काते हैं। अगर झड़काए तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी जगाने के लिए क्वेश्चंस करना आना चाहिए। अगर हम सवालात पूछते रहेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बनती है। अगर बच्चा हमसे कंटिन्यूअसली सवालात पूछ रहा है कि अब्बा ये क्या होता है, अब्बा वो क्या होता है, हमको लगता है कि वो इलॉजिकल है, वो हमको सता रहा है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बन रही। अगर ये क्रिएटिविटी अगर उसके अंदर है तो इंशाल्लाह वो आगे जाके बहुत बड़ा इनोवेटर या साइंटिस्ट या रिसर्चर बन सकता है। लेकिन उसकी इनोवेशन अगर खत्म करना है तो उसके सवालात को खत्म करना, जो अक्सर हम करते हैं। अरे बेवकूफ, ऐसा सवाल करते हैं क्या, इतना छोटा सवाल कर रहा है, बेवकूफ देख नहीं रहा है मैं क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। हम उसको अच्छे से भी समझा सकते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है एक बच्चे की तरबियत में। उसका करियर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इसके लिए हमारा रोल बड़ा बड़ा ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि माँ बाप इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए कि सिर्फ स्कूल का काम या कॉलेज का काम ही बच्चे की करियर को बनाना या बिगाड़ना नहीं है। इसमें माँ बाप का एक बहुत अहम किरदार है। अहम किरदार इसलिए है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि अगर आपके पास में 2 बच्चे आपके पड़ोस में रहते हैं, एक बच्चे को अगर मैं कहूं कि बेटा 10 घंटे पढ़ाई करेगा ना तो तू आईआईटी में चला जाएगा और आईआईटी का इंजीनियर बन जाएगा, इसे रोज 10 घंटे पढ़ना। दूसरे बच्चे को मैं कह रहा हूं, उसी की उम्र के बच्चे को, बेटा 10 घंटे पढ़ना, अगर 10 घंटे पढ़ा तो तू आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। दोनों बच्चों को मैंने सेम बातें कही।
अब दोनों बच्चों को सेम होने के बाद में आप देखिए कि इंसान का बिहेवियर कैसे अलग अलग होता है। पहले बच्चे को मैंने कहा कि तू 10 घंटे पढ़, दूसरे बच्चे को भी कहा 10 घंटे पढ़। अब दोनों में से किसका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा और किसका नेगेटिव रहेगा, ये डिपेंड करता है बच्चे की जहनियत के ऊपर, बच्चे की परवरिश के ऊपर, बच्चे के माँ बाप की जैसी सोच है उसके ऊपर। मैंने बच्चे को कहा कि बेटा पढ़, 10 घंटे पढ़ने का मैं इनपुट दिया, बच्चे ने उसको सुना, पढ़ना, लेकिन बच्चे ने पढ़ने के बाद में जब वो वर्ड उसके जहन में गया, उसके दिमाग में जाने के बाद में वो वर्ड की प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद उसका एक्शन निकला। अब एक्शन दो तरीके का है, या तो बच्चा वाकई 10 घंटे पढ़ेगा या बच्चे मेरी बात को सुनकर अनदेखा करके सो जाएगा। अब होता क्या है, जब बच्चा सुनता है कि भाई पढ़ाई कर कर फायदा हो जाएगा तो पढ़ ले 10 घंटा, तो उसके दिमाग में कुछ फाइलें होती है, जैसे कंप्यूटर में फाइलें होती है ना, स्कैन करता है। जैसे कि मोबाइल में हम लोग फोन लगाते हैं तो मोबाइल वाला फोन पहले मोबाइल के स्विचिंग सेंटर पे जाता है और वहां पर वो चेक करता है कि बैलेंस है या नहीं है, फिर वो रूट करता है वो एरिया में और नंबर लगता है। मोबाइल नहीं हो तो लगता नहीं, वो बैलेंस चेक करने के बाद। सिमिलरली जब बात यहाँ पर जाती है तो उसके पास में कुछ फाइलें, कुछ फाइलें बोले तो पहली फाइल है वैल्यूज की, कद्र की, कि मेरी माँ बाप, मेरी माँ या मेरे वालिद के नजदीक पढ़ाई की कितनी अहमियत है। वैल्यूज का मतलब होता है अहमियत। हमारी जिंदगी में किसी चीज को हम कितनी अहमियत देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कद्र, कितनी कद्र करते हैं। तो तालीम की कद्र मेरी अम्मी के नजदीक कितनी है। तो बच्चे को एक ख्याल आता है कि जब वो दूसरी में था तो टीचर ने कहा था कि भाई कल तेरा टेस्ट है, और अम्मी ने कहा था कि टेस्ट छोड़ दे, तेरी मामी की बेटी की मंगनी है, हमको उस मंगनी में जाना है, टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चे के जहन में बात बैठ गई कि तालीम का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मंगनी और शादी में जाने का है, या कपड़े पहनने का है, या फिर साजो श्रृंगार करने का है, कि साजो श्रृंगार के लिए मेरी अम्मी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, शादियों में कपड़ों के ऊपर मेरी अम्मी ज्यादा खर्चा करती है, और जब मैं उनसे पढ़ाई के लिए कुछ चीजें मांगता हूँ तो वो आनाकानी करती है। तो कहने का मतलब ये है, बच्चे के जहन में वैल्यूज वो अपनी माँ से जो सीखता है कि पढ़ाई के लिए मेरी माँ ने, मंगनी में जाने के लिए मेरी माँ ने पढ़ाई का कुर्बानी की थी, टेस्ट की कुर्बानी की थी, तो मतलब पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी फाइल उसके जहन में होती है यकीन की, बिलीफ की। वो बिलीफ क्या होता है कि मेरे नजदीक, मेरे माँ बाप के नजदीक पढ़ाई के यकीन कितना है। तो उसने अक्सर सुना है, मेरे अब्बा टीचरों के बारे में कहते हैं कि टीचर फुकट की पगार लेते हैं, अरे ये टीचर्स तो कुछ काम के नहीं है, पढ़ लिख कर कुछ फायदा नहीं होता है, मेरे आस पड़ोस में 2 लोगों ने पढ़ाई की उनको नौकरी नहीं लगी। तो बच्चे का यकीन बन जाता है कि पढ़ाई करके फायदा नहीं है, तो वो पढ़ाई के वर्ड को वापस से निगलेक्ट करता है। तीसरी चीज, माजी के कुछ डिसीजंस जो उसके माँ बाप ने लिए थे, उसके आस पड़ोस के लोगों ने लिए थे, कि पढ़ाई के लिए कुछ कुर्बानी देनी थी, किसी ने नहीं दिया। पढ़ाई के लिए गहने बेचने थे आस पड़ोस की अम्मियों को, किसी ने नहीं बेचा। तो ये देखता है कि भाई पढ़ाई के लिए ना ही उसकी कीमत है, ना ही उसके ऊपर किसी का यकीन है, और ना ही कुछ ऐसे फैसले मैंने देखा हुआ है जो पढ़ाई के लिए किसी ने कठोर फैसले लिया हो, ऐसी उसकी याददाश्त के अंदर कोई चीजें है ही नहीं। तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसका जहन पढ़ाई के लिए एक नया वर्ड इजाद करता है कि भाई पढ़ाई कोई कीमती नहीं है, कोई कीमती नहीं है। इंटरनल रिप्रेजेंट किया उसने उसको, पढ़ाई कीमती नहीं है। उसकी फिजियोलॉजी चेंज हुई, उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुई, उसके दिमाग की हालत चेंज हुई, और उसका बिहेवियर निकला। बच्चे ने किताब को खोला, किताब को बंद किया और सो गया। इसके बरक्स अगर दूसरा बच्चा जो है, जिसकी माँ के नजदीक वैल्यूएशन पढ़ाई का है, जिसने पढ़ाई के लिए कुर्बानी दी है, जिसने जिसने अपने आप को गीले में रखा हुआ है और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक एक पाई जमा की हुई है, वैसी जहनियत की माँ अगर कोई है तो उसके वैल्यूज के अंदर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है। बच्चे ने देखा है कि मेरी माँ ने अब मेरे बड़े भाई के एजुकेशन के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। मेरी माँ का ये यकीन है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन मेरा बच्चा कामयाब होगा। कामयाबी मिलती है तालीम हासिल करने के बाद में। सैकड़ों लोग आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बन रहे हैं, ये मेरी माँ का बुनियादी यकीन है। उसने ये देखा कि उसकी माँ ने अपना जेवर बेच दिए थे उसके बड़े भाई की पढ़ाई के लिए,
ऐसे फैसले लिए थे कठोर। उनको खेड़ों से खेड़ों में रहते थे वो लोग, खेड़ों से छोड़कर वो शहरों में आ गए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, इतनी कुर्बानी दी। मेरे माँ बाप अब्बा का बहुत अच्छा धंधा था, धंधे को उन्होंने छोड़ दिए और छोटी मोटी दुकान पर आ गए ताकि मैं अपनी बच्चों की पढ़ाई में पैसा। ये जो फैसले हैं इनकी वजह से बच्चे का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है कि पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो पढ़ाई के लिए 10 घंटे या 20 घंटे भी देंगे और उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी और वो फिर उसके अंदर एनर्जी अल्लाह ताला दे देगा और 10 घंटे के बजाय 20 घंटे पढ़ेगा और IIT बनेगा, IAS हो जाएगा। इनमें बताने का मुझे आपको कोई कितना पर आपका यकीन कितना है वो आपने थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ता था तो उसकी स्कूल से एक बार एक लेटर आया और लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मतिमंद है। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मतिमंद था, वो कुछ भी सवालात करता था, अपने एक ही चीज में लगा रहता था। तो उसकी माँ को जैसी सवालात एक चिट्ठी आई उसके बक्से में और कहने लगे कि आपका बच्चा मतिमंद है, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते, आप इसको घर पर ही पढ़ाए, स्कूल ना भेजें। वो माँ की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। थॉमस एडिसन की माँ जिसने बल्ब बनाया, एक अजीम साइंसदान, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो थॉमस एडिसन उसके सामने खड़ा है और वो पूछ रहा है, माँ तू क्यों रो रही है? उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरी स्कूल से चिट्ठी आई है। तो बच्चे ने कहा मासूमियत से कि माँ वो चिट्ठी में क्या है? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये चिट्ठी में लिखा है कि स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत टैलेंटेड है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते स्कूल वाले, आप इसको घर पर ही पढ़ाइए। तो बच्चे में जो कॉन्फिडेंस आया, बच्चे का जो सेल्फ स्टीम जागा कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि स्कूल वाले ऐसे कह रहे हैं, मेरी माँ ऐसा कह रही है कि मैं इतना ज़हीन हूँ। वो घर पे पढ़ना शुरू किया। वो घर पे ऐसी पढ़ाई करता था कि वो मुर्गी के बच्चों को देखता, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है तो बच्चे निकलते हैं, तो वो खुद अंडों के ऊपर बैठ जाता और देखता कि भाई मैं, मुर्गी बैठ रहे तो बच्चे निकल रहे हैं, चूजे निकल रहे हैं, मैं बैठूंगा तो क्या निकलेगा। इस तरीके से वो क्रिएटिव चीजें करता। कभी वो अपनी कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स में घुस जाता, तो कभी वो कभी किसी और चीज में किचन में घुस जाता, कभी चूल्हे के अंदर, कभी अंगार अपने हाथ में ले लेता। ऐसे वो उटपटांग चीजें करता और करते 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 उसकी माँ उसको घर पर ही पढ़ाना शुरू करती। धीरे 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 करके जाकर वो साइंसदान बनता और साइंसदान ऐसा बनता कि उसके अंदर दो चीजें दुनिया दुनिया देखती। एक तो उसका यकीन कि मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि जब वो बल्ब बनाना शुरू करता तो 9,999 बार वो फेल होता, यानी तकरीबन तकरीबन 10,000 बार वो बल्ब बनाने से नाकाम हो जाता। तो वो जो सब्र उसके अंदर आया 9,999 वाला, वो उसकी माँ का सब्र था, जो टीचर के खराब लेटर के बावजूद भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरा उसका अल्लाह पर यकीन था कि मेरा बेटा कामयाब होएगा। 10,000 बार वो बच्चा कामयाब होता है, बल्ब बनाता है और बल्ब बनाने के बाद रुकता नहीं है। बल्ब बनाने के बाद थॉमस एडिसन एक ऐसा साइंटिस्ट है कि जिसके पास में 1250 पेटेंट है। यानी हमको सिर्फ बल्ब पता है, बल्ब बनाने के बाद उसने 1250 इजादात किया और एक अजीम एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी बना। उसकी माँ का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद वो अपने घर आया और माँ का बक्सा खोला। माँ के बक्से में वही उसको पुरानी चिट्ठी मिली, जो चिट्ठी स्कूल से आई थी कई सालों पहले। उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पर माजूर है, स्कूल इसके लिए नहीं है, आप इसको घर पर ही पढ़ाइए। थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो खतार रोना शुरू कर दिया और उसके जहन में ये बात आने लगी कि एक मतिमंद बच्चे को एक पागल बच्चे माँ के सब्र ने दुनिया का अजीम साइंसदान बना दिया। तो मेरी बहनों, मेरे अगर भाई लोग सुन रहे बातें, आपका यकीन, हम हमारा कंट्रीब्यूशन बच्चे के किरदार में, बच्चों की 4 जरूरी चीजें होती है, हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चे की होती है वो ये होती है कि उसकी
जिस्मानी जरूरत, हम उसको बेशक बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर, उसको खाना देना, उसको पीना देना, उसको अच्छे कपड़े लत्ते देना। इसके बाद में दूसरी जरूरत होती है इमोशनल जरूरत, यानी जज्बाती जरूरत। बच्चे को हम लोग कितने बार गले लगा रहे हैं। हमारी बहनों और बाप से मेरी गुजारिश है कि माँ तो बच्चे को गले लगाती है, लेकिन बाप भी बच्चे को कम से कम 2 या 3 बार रोज गले लगाना शुरू कर दो, कि जो अफेक्शन उसको मिलता है, जिस चीज की जज्बात की जरूरत उसको होनी चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। तीसरी जरूरत होती है सोशल नीड, समाजी जरूरत, यानी बच्चे को अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलना जरूरी है, उसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस आता है। अपनी चाची दादी नानी से मिलना जरूरी है, वरना माँ ये सोचती है कि अगर बच्चा सास से मिल रहा है तो तेरी दादी क्या कह रही थी, बच्चा अगर मिलता है तो पूछती है तेरी ननद तेरी फूफी क्या कह रही थी। यानी बच्चे के जहन में वो सवालात डालती है, शक करती है उसके कांटेक्ट के ऊपर, उसके सोशल कांटेक्ट के ऊपर शक करती है। तो उसके से बच्चे के जहन में क्या आता है कि भाई मैं अपनी दादी से मिल रहा हूँ तब भी मेरी माँ सवाल पूछ रही है। तो बच्चे की वो जरूरत है समाज से मिलना। और तीसरी चौथी जरूरत है इंटेलेक्चुअल, जिससे जरूरत है उसकी फहम की जरूरत, उसकी तालीम की जरूरत। और तालीम की जरूरत के लिए जरूरी है उसका सही करियर का इंतखाब करना। और सही करियर का इंतखाब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हमको देखना है। इंटेलेक्चुअल जरूरत उसकी उस वक्त पूरी होती है जब उसको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में डालते हैं। बच्चा 7वीं 8वीं में आता है, अब हमारे जहन में बच्चे से ज्यादा फिक्रमंद हम होने चाहिए कि बच्चा आने वाले 3 सालों के अंदर कौन सा करियर चूज करे। हम रिसर्च करना चाहिए, यानी अगर सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को हमको अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको कौन से अस्पताल में एडमिट करवाना है, इसके लिए हम लोग क्या करें। जाहिर सी बात है हम आरिफ भाई को फोन लगाएंगे, हम दातार साहब को फोन लगाएंगे, हम जैद भाई को फोन लगाएंगे और इनको बोलेंगे कि भाई धुलिया में कौन सा अच्छा डॉक्टर है बच्चे का, कौन सा हड्डी का डॉक्टर अच्छा है, कौन सा पेट का डॉक्टर अच्छा है। उनसे कंसल्ट करते हैं। क्यों कंसल्ट करते हैं कि हमको बच्चे को जिंदा सही सलामत रखना है। हमारा सब कुछ उसके अंदर लगा हुआ है, हमारी जिंदगी भर की कमाई है वो। अल्लाह को हमको जवाब देना है इस बच्चे को इस दुनिया में उसकी जिंदगी का मकसद तक पहुंचाना मेरा काम है। और उस मकसद से उसकी जिंदगी के मकसद को जोड़ने का काम भी हमारा है। उसकी जिंदगी का उसके पर्पस ऑफ लाइफ अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना उसका अल्टीमेट गोल है। लेकिन उस दौरान अगर उसको दुनिया में रहना है तो दुनिया में कौन सा उसके लिए बेहतरीन करियर है। डॉक्टर बनकर, अच्छा मोमिन बनकर, उसको मोमिन तो उसको बनना ही है, अच्छा डॉक्टर बनकर, अच्छा इंजीनियर बनकर, अच्छा साइंटिस्ट बनकर, क्या बनना है जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, इसमें हमारा रोल। तो हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन से कोर्सेस है। भाई आरिफ भाई दुबई में काम करते हैं तो उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की हुई है, वो इंजीनियरिंग के लिए कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ती है, 10वीं में कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। या 11 12 करना चाहिए, कौन सा रास्ता अच्छा है। ये मैं लोगों के पास में जा जाकर या लोगों से सोच सोच कर अपने तौर पर सोचना या अपने तौर पर रिसर्च करना शुरू कर। और रिसर्च से पहले मैं और एक बात ये करूंगा, मैं अपना एक ड्रीम तय करूंगा कि जैसे थॉमस एडिसन की मैंने एग्जांपल आपको दिया कि उसकी माँ चाहती थी कि वो साइंटिस्ट बने, हम हमारे बच्चे से क्या चाहते हैं, बड़े से बड़ा गोल। हम अक्सर क्या सोचते हैं, छोटे से छोटा गोल रखते हैं। छोटे से छोटे गोल में मसला ये हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर सपोज वो कोई छोटी मोटी बिरादरी से ताल्लुक रखता है तो अगर वो 4-5 बकरियों का सौदा कर ले या 10-15 हजार रुपए महीने के कमा ले, 20,000 कमा ले तो वो हमारे लिए काफी है। कोई अगर दूसरी बिरादरी का ताल्लुक रखता है तो सोचता है कि अगर मैं मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊं अच्छा तो मेरे लिए काफी है। या फिर कोई दूसरी आसपास के लोग वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कोई जॉब पर लग जाए, टीचर बन जाए या फला फला कोर्स में चले जाए तो मैं कामयाब बन जाऊंगा। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम या विजन नहीं है, हमको बड़े से बड़े गोल रखने हैं। ठीक है, अल्लाह से हमारे गोल जो होते हैं हमारी दुआ होती है। देखो अल्लाह के हाथ में देना है बेशक, और हम चाहकर हमारे बच्चों को कलेक्टर या इंजीनियर ही बना सकते, अल्लाह चाहेगा तो ही बने, लेकिन अल्लाह से मांगना हमारा काम। हम अल्लाह से दुआ करें कि बेटा अल्लाह ताला मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, इस दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान बनाना है, एमडी कराना है, एमएस कराना है, दुनिया का सबसे अमीर ताजिर बनाना है, अजीम प्रेमजी से बड़ा बनाना है, बिल गेट्स से बड़ा बनाना है, बेजोस से बड़ा बनाना है।
इसके लिए पहले ख्वाब देखना पड़ेगा। मैं आपको जेफ बेजोस की एग्जांपल दूं। आपने बहुत से वो अमेज़न का नाम सुना होगा। अमेज़न कंपनी का मालिक है जेफ बेजोस। वो जब अपनी जॉब छोड़ा 96 में, तो उसको जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना था, जो किताबें बेचना था ऑनलाइन, एक वेबसाइट शुरू करता। पहले वो सब कुछ नहीं बेचता था, सिर्फ किताबें बेचता था। तो उसको $1 लाख चाहिए था। $1 लाख मतलब तकरीबन 70 लाख रुपए अभी। तो अपने माँ बाप के पास में गया और अपने माँ बाप को कहा कि मैं ऑनलाइन किताबें बेचना चाहता हूँ, मुझको $1 लाख चाहिए। तो उसके बाप ने क्या कहा पता है आपको? उसके बाप ने, जैसे हमारे बाप कहते वैसे ही जवाब उसके बाप ने दिया। उसके बाप ने ये कहा कि बेटा, आज के दौर में इंटरनेट की एक फाइल डाउनलोड करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। 96 में जब उसने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा कि एक वेबसाइट को खुलने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, तो तेरी वेबसाइट से कौन माल खरीदेगा? क्या तू बर्बाद तो नहीं कर देगा? क्या तू हमको रोड पर तो नहीं लेके आएगा, जैसे हमारे माँ बाप कहते जब हम पैसे मांगते हैं उनसे बिजनेस के लिए? तो जेफ बेजोस के बाप ने ये कहा कि तू हमको बर्बाद तो नहीं कर देगा? क्या इंटरनेट चलेगा? उसके बगल में उसकी माँ थी। देखिए माँ का यकीन और माँ का विजन और माँ का गोल, मकसद क्या था जिंदगी का। माँ ने क्या कहा पता है आपको? माँ ने ये कहा कि आप $1 लाख उसको दे दीजिए। उसके बाप ने कहा क्यों? उसके बाप को उसकी माँ ने कहा कि आप $1 लाख दे दीजिए, हम इंटरनेट पे पैसा नहीं लगा रहे, इंटरनेट चले या ना चले फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बेटा जरूर चलेगा। मेरे बेटे की परवरिश मैंने ऐसी की और मेरे बेटे के लिए मैंने दुआ इतनी मांगी है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, इंटरनेट चले या ना चले। आज आपको पता है, आज 22 साल बाद, 24 साल बाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है। $128 बिलियन की प्रॉपर्टी उसकी। और 2 नंबर पर आता है बिल गेट, 96 बिलियन। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 32 बिलियन का है। और 32 बिलियन कितना होता है मैं बताता हूं आपको। 32 बिलियन मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी है। यानी 1 नंबर और 2 नंबर वाले के अंदर मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी जितनी है, दौलत जितनी है, उतना डिफरेंस है। जेफ बेजोस की माँ जो है उसकी कंपनी में 6% की भागीदार है। उसकी माँ भी अरबपति बन गई, ये यकीन के ऊपर। अगर हम अपने बच्चों पे यकीन करेंगे और उस हिसाब से बड़ा गोल लेकर चलेंगे कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो हम डॉक्टरों के पास में जा जाके पूछेंगे कि भाई हमको हमारे एरिया में जो अच्छा डॉक्टर लगता है, फला फला शेख डॉक्टर है, खान डॉक्टर है, कि भाई डॉक्टर साहब आपने एमएस किया था? सर डॉक्टर साहब मेरा बच्चा भी है। सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5वीं पढ़ी हूँ, 10वीं पढ़ी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एमएस करे। सर डॉक्टर साहब मेरा बच्चा अभी 7वीं में, सर उसको क्या करना होगा, किस चीज पे उसको फोकस करना होगा? सर मैं उसकी ट्यूशन लगाऊं क्या, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊं क्या, उसको साइंस पे फोकस कराऊं या मैथ्स पे फोकस कराऊं? डॉक्टर साहब मुझे आप बताइए, क्या डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट नहीं करेंगे? आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, रिसर्चर बनाना चाहते हैं? आप इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए। आपके अतराफ में इस कॉलेजेस है, नासिक के अंदर, धुलिया के अंदर एमबीबीएस के कॉलेजेस है, वहां जाके घुस जाइए, वहां पर इंक्वायरी कीजिए कि भाई क्या करना पड़ता है इसके लिए। कोई आपको मारने वाला नहीं है, कोई आपको तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो चीज आपको सिखा कर जाएगी। जब आप बड़े बड़े बच्चों को देखेंगे डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए, तो आपको आपको अपना बच्चा उनके अंदर दिखेगा। फिर आप स्कूल्स कॉलेजेस में जाना शुरू कर दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस। ये भी नहीं होता है तो आप फिर काउंसलर से पूछिए, या आपके एरिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछिए कि मेरे बच्चे को क्या कराना चाहिए। या जो एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं उनके पास में वक्त लेकर उनसे पूछिए कि मेरे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, ताजिर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, उसके लिए क्या रोल होना चाहिए। ये आपका रोल है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे आप डॉक्टर ढूंढते थे ना, जैसे आप कपड़े की दुकान ढूंढते थे, उसी तरीके से आपको अपने बच्चे के लिए इसके पास जाकर बहुत सी चीजों की रिसर्च करनी पड़ेगी। कितना पैसा लगता है, लास्ट चीज होती है उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि अगर आपके पास में पैसा जितना लगता है, आप उतना पैसा आपके पास में है या नहीं। नहीं है तो आप उसको कैसे गैदर कर सकते हैं। कोई आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। मैं आपके खाटी बिरादरी के एग्जांपल दूं, अभी यहाँ पर ऐड नहीं है, उनको भेजा था। फिरोज भाई करके मेरे गांव में रहते, मैं वरन गांव में रहता हूँ, जलगांव में। अभी मैं वतन में आया हूँ। वहां पर हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, फिरोज खाटी करके।
वो लास्ट ईयर मुझसे मिलने के लिए आए थे ईद पर, लास्ट टू लास्ट ईद के 2 साल पहले, और कहने के लिए आए थे कि सर मेरा बच्चा जो है 10वीं भी पास हो गया। देखो मतलब सीरियसनेस का लेवल। बोले सर मेरे बच्चे को मुझको एमबीबीएस करवाना है और उसके बाद में एमएस कराना है। बड़े बहुत अच्छे ताजीर है चमड़े के वो, और लेकिन मेरे घर पर आए पूछने के लिए मुझसे, और मैंने भी बातचीत शुरू की उनसे। मतलब आपको अगर एमबीबीएस करवाना है तो बच्चे को आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम 12वीं बाद होता है। 12वीं बाद के लिए आपको 2 साल तक के अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी 11वीं 12वीं की। तो आप उसको बेहतर होगा आप उसको लातूर वगैरह भेज दीजिए, क्योंकि वरंगांव के माहौल में शायद वो ना पढ़ पाए। बच्चा टैलेंटेड है, बच्चे का 10वीं में 92% आया। बच्चा ठीक है, उन्होंने मेरे बात को मानी। अपने बच्चे को लातूर में रिलायंस का एक सेंटर है जहाँ पर माइनॉरिटी की कुछ सीट्स है, वहां पर बच्चे का नंबर लग गया। बच्चा 2 साल वहां पढ़ा। बच्चे का 12th में परसेंटेज आया 89%, और बच्चे का नीट में स्कोर आया 450 मार्क्स। 750 में से 420 720 कुछ पास का होता है। 450 मार्क्स है उसको। उसका बीडीएस में नंबर लग रहा था, लेकिन वो फरहान नाम बच्चे का, वो फरहान ने कहा बोले सर मुझको एमबीबीएस ही चाहिए। अब ये बच्चा फिर से एक साल तैयारी कर रहा है। इस साल उस बच्चे का परसेंटेज डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि अबो 655 होता है। 650 से ऊपर उसका रैंक है, उसका स्कोर आने वाला है, क्योंकि उसको अभी हर टेस्ट में 650 ऊपर मार्क मिल रहे। तो मैं उसको उस वक्त जब मेरे पास में आया था तो उन्होंने, फिरोज भाई ने मुझसे कहा कि सर अगर उसका प्राइवेट कॉलेज में नंबर लग रहा है एमबीबीएस, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकता हूँ। उनके पास में इतना पैसा था। मेरे पास में एक खेत है जो 1 करोड़ रुपए का बिकेगा, मैं 1 करोड़ बेच देता हूँ, 50 लाख में उसकी फीस हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन 9 लाख के करीब अक्कलकुआ में फीस है। 9 पंजे 45 लाख में उसका एमबीबीएस हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपका बच्चा बहुत सही नहीं, आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए। 1 साल तक उसको प्रिपरेशन करवाइए। 1 साल में अगर उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 70,000, मतलब 2.5 लाख में उसके 5 साल हो जाएंगे। कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 45 लाख। 1 साल में बच्चा कितने पैसे कमा सकता है, बचा सकता है? 42 लाख रुपए। तो 42 लाख रुपए आपके बचेंगे तो आप एमडीएमएस के लिए काम में आएंगे ना। ये एमडीएमएस के लिए फिर से कंपटीशन है, आप वहां पर भर देना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपकी होती है, ये आपको करना है कि अगर मैं पर्टिकुलर कोर्स में मेरे बच्चे को डाल रहा हूँ, मेरा बच्चा अगर उस फील्ड में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं क्रैक कर पाता है और मैं उसको डोनेशन की बात आती है या प्राइवेट कॉलेज में देने की बात आती है, मेरे पास में उतना फंड है क्या, ये सब हमको हमारे लेवल पे करना है। सबसे पहले रिसर्च करना, अपना गोल तय करना, गोल के हिसाब से लोगों से मुलाकातें करना, एक्सपर्ट से मुलाकातें करना। हमारी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आरिफ भाई हुए, तातर साहब हुए, इनके पास जाकर गुफ्तगू करना, मशवरे लेना। इनसे भी आपका दिल नहीं भरता है तो किसी बड़े एक्सपर्ट में जाकर उससे बातचीत करना, क्योंकि उसके बाद में पता चलेगा आपके बच्चे में पोटेंशियल क्या है। यानी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन आपके बच्चे को मैथ्स नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, उसका एप्टीट्यूड है ही नहीं उस लायक। काउंसलर इस बात को बताएगा। काउंसलर आपके बच्चे से बात करेगा, आपके बच्चे के मार्क्स देखेगा, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेगा, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लेगा, उसका इंटरेस्ट का टेस्ट लेगा। ये 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, कितना ज़हीन है उससे मालूम पड़ता है। उसका पर्सनैलिटी, यानी बच्चा लोगों की मदद करने वाला है या नहीं है। डॉक्टर आज के दौर में देख रहे हैं हम लोग, कोविड-19 के दौर में बहुत से डॉक्टर अपने दुकानें बंद करके घर पे बैठे हुए। उनको लोगों की खिदमत नहीं करना है, उनको पैसा कमाना था, उनको अपनी जान की परवाह है, उनको खिदमत नहीं करना है। तो आपको खिदमत करना है तो बच्चे की पर्सनैलिटी वैसी है या नहीं है, बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं इंसानों में, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उसका पैशन है कि नहीं। बच्चे का पैशन पहचानने के लिए उसके पैशन पे हमको काम करना पड़ेगा। 7वीं में अगर बच्चा है, 8वीं में अगर बच्चा है, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज में उसके दाखिले कराने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड कंप्यूटर कोर्सेज जो होते हैं, डीटीपी होता है, एनिमेशन जो होता है, या फिर अलग अलग तरीके के नए नए अभी कंप्यूटर के कोर्सेज आ रहे हैं, उससे बच्चे को दिमाग, उसका जहन और खुलता है। तो क्यों ना साइड बाय साइड ये करा दीजिए, उसका जहन बनेगा, उसका इंटरेस्ट पुख्ता होगा, और वो इंटरेस्ट से फिर वो जुनून उसके अंदर आएगा। इंटरेस्ट और जुनून और पैशन में डिफरेंस ये है कि सचिन तेंदुलकर जब 16 साल का था तो 16 घंटे प्रैक्टिस करता था। उसको ये पता था कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट है, लेकिन इंटरेस्ट उसका कब जुनून बन गया, 16 घंटे तक के पसीना बह रहा है लेकिन वो डर नहीं रहे।
बाद में क्या हुआ कि 16 साल की उम्र में एंट्री किया इंडियन टीम में, 40 साल की उम्र में रिटायर हो गया, 4,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी उसकी है, 40,000 रन बनाया, एक रन कितने का हो गया? कई लाखों रुपए का एक रन हो गया। क्यों? जब कन्वर्ट किया इंटरेस्ट को पैशन में। इसी तरीके से आज अगर आपको मालूम करना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। एजुकेशन पे जितना ज्यादा खर्च करेंगे, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू पे नाउ गेट लेटर। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी अदा करें तो आपने पैसा मिले, अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको मिल जाए तो आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा अभी चाहता है कि वो मेहनत कर ले तो बाद में वो डॉक्टर बनेगा तो फिर एक एक दिन के लाखों रुपए कमाएगा, लेकिन वो चाहता है कि आज अय्याशी कर ले तो फिर 65 साल तक हम्बाली करनी पड़ेगी। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम्बाली 65 साल की उम्र तक कर रहे हैं। हुसैन बोल्ट से पूछा गया, एक रनर था जो ओलंपिक की रेस जीता हुआ है, उससे पूछा गया कि वो 9 रेस जीता, 9 रेस जीतने के बाद उसको तकरीबन 800 करोड़ रुपए मिले जीतने के बाद, और 9 रेस का डिफरेंस कितना था? पहली रेस जब वो जीता ना तो 3 सेकंड का डिफरेंस, दूसरी में 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, तो 9 रेस को मिला दिया जाए और वक्त अगर उनका देखा जाए कि कितना डिफरेंस था तो उससे जीता, तो 9 रेस का डिफरेंस था 115 सेकंड, यानी तकरीबन 2 मिनट ज्यादा दौड़ाओ और उसको 800 करोड़ रुपए मिले, यानी तकरीबन एक सेकंड ज्यादा दौड़ने पर उसको तकरीबन 80 करोड़ रुपए मिले। एक सेकंड ज्यादा दौड़ने पर 80 करोड़ रुपए, तो 80 करोड़ नहीं, मतलब लगभग 7 करोड़ से ज्यादा रुपए, 7 करोड़ रुपए। एक सेकंड ज्यादा दौड़ने पर उसको 7 करोड़ रुपए इनाम मिला। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि हुसैन बोल्ट साहब, इट इज सो इजी टू अर्न द मनी, यू रन जस्ट 1 सेकंड अहेड एंड अर्न $1 मिलियन। आप सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा दौड़े और आपने 7 करोड़ रुपए कमा लिया। इस हिसाब से आपने 115 सेकंड ज्यादा दौड़कर 800 करोड़ रुपए कमा लिए, ये तो बड़ा आसान काम था। तो हुसैन बोल्ट ने जवाब क्या दिया? हुसैन बोल्ट ने जवाब दिया कि इट टुक 22 years of my age to convert my 1 second into $1 million। उसने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी के 22 साल लग गए, तब जाकर मेरा 1 सेकंड जो है वो 7 करोड़ रुपए के बराबर। आज मैं 1 सेकंड ज्यादा दौड़ता हूं तो 7 करोड़ मिलते हैं, इसके पीछे मेरी 22 साल की मेहनत है, मेरी 22 साल के मेरे माँ बाप का सब्र है, मेरे 22 साल का मेरे माँ बाप का यकीन है, उनकी मेहनत है, उनकी मुशक्कत है। जब मैं उस वक्त दौड़ता था जब पूरे मोहल्ले वाले सोते थे, मैं 5 बजे रात से उठकर मेहनत करता था और प्रैक्टिस करता था, मेरे पैरों में छाले आ जाते थे, लेकिन मेरी माँ और मेरे माँ बाप कहते थे इसका अजर देखो अल्लाह ताला देगा, और आज उसका अजर मिल रहा है कि मुझे 800 करोड़ रुपए मिल गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आज चाहते हैं कि आपके बच्चा मिले तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपकी शादियों की कुर्बानी, आपकी मंगनियों की कुर्बानी, आपके ढोल ताशों की कुर्बानी, आपके फंक्शंस की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी बच्चे की एजुकेशन के लिए। ये माओ की तरफ से सबसे बड़ा रोल होता है। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चों के अंदर वो सारी चीजें दे सकती है और उनके वो देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ इतनी सेक्रीफाई करती है, और वो लेकिन सेक्रीफाई के साथ साथ सही डायरेक्शन भी बताती है। सिर्फ स्कूल भेजना मानी नहीं है, स्कूल के बाद में उसकी वक्तन फौक्तन उसकी हम लोग रहनुमाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बराबर होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब करना है। बहुत बड़े बड़े करियर है, मुझे आरिफ भाई ने कहा था कुछ करियर के ऊपर ही फोकस करने का। सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है इंडिया के अंदर वो होता है IAS ऑफिसर, जिसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेता है। यूपीएससी के लिए इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम और बड़ा एग्जाम, जिससे कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर ये इंसान बनते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, चाहे बीए करो, बीएससी करो, कुछ भी करो, ग्रेजुएशन के बाद में ये एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम 2 मरहलों में होता है, प्रीलिम एग्जाम और मेंस एग्जाम। मेंस क्रैक करने के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में आपको पोस्ट मिलती है। जब आप कलेक्टर बनते हैं तो जिले का सबसे बड़ा राजा होता है कलेक्टर, यानी कलेक्टर ऐसी चीज होती है कि कलेक्टर अगर हमारे गांव में आ जाए तो 10 गाड़ियां उसके पीछे आगे पीछे। अगर कलेक्टर चाहे तो छुट्टियों के अंदर फायरिंग का ऑर्डर देते, छुट्टियों के अंदर दंगा करते, छुट्टियों के अंदर दंगे को रोकते। कलेक्टर के पास इतना पावर होता है। एसपी जाकर सल्यूट करता है कलेक्टर। छुट्टियों में चाहे तो 10 लोगों को नौकरी पे लग दे, 10 लोगों को नौकरी से निकाल दे, ऐसा होता है कलेक्टर। कितने बच्चे हमारे कलेक्टर है? 3% हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा जो है, आबादी का हिस्सा, धीरे धीरे के अंदर है।
3% कलेक्टर या आईपीएस ऑफिसर हमारी आबादी 17% है मुसलमानों की। एटलीस्ट हमारी आबादी के हिसाब से तो हमारा परसेंटेज हो जाए। 17% कलेक्टर आईपीएस ऑफिसर हमको दिखे। वो कब दिखेंगे? जब हर बिरादरी का हर इंसान ये सोचेगा हमारे बच्चे को भी हमको बड़ा सोचना है। लोग सोचते नहीं भाई, इतनी बड़ी चीज हमारे बस की बात ही नहीं है। अरे भाई, बस की बात किसने कहा आपको? आपने अंसार शेख का नाम सुना होगा। 2015 के अंदर बच्चा आईएएस बना। उसके घर में 3000 रुपए मंथली इनकम थी, खाने के वांदे थे, और बच्चा 21 साल की उम्र के अंदर रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। आज वो बंगाल के अंदर आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ दिनों में कलेक्टर बन जाएंगे। कब पॉसिबल हुआ ये? पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए। एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स इतने ज्यादा है कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। एमबीबीएस करेंगे आप लोग तो आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको स्कॉलरशिप है, आपको लोन अवेलेबल है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, नॉन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, ज़कात फंड है। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, हज हाउस है, ज़कात फाउंडेशन है दिल्ली का, हमदर्द का एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में दूसरा और एग्जाम होता है जो स्टेट लेवल के ऊपर होता है, वो एमपीएससी होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी एसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रांत अधिकारी वगैरह वगैरह बनते हैं। बहुत सारी पोस्ट के अंदर आती है, तकरीबन 30-32 पोस्ट आती है। उसके लिए आपको एमपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। उसका सिलेबस भी लगभग वैसा होता है, लेकिन महाराष्ट्र का उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और मराठी उसके अंदर आपको आनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद में वो भी दे सकते हैं आप। उसके नीचे एमपीएससी और एग्जाम कर लेती है पुलिस सब इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, सहायक कक्ष अधिकारी, एएसओ मंत्रालय में, जिनके लिए इंटरव्यू भी नहीं है। सेल टैक्स इंस्पेक्टर और एएसओ के लिए इंटरव्यू भी नहीं है। यानी अगर आपको मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेल टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी चाहिए तो सिर्फ प्री एग्जाम दो, मेंस एग्जाम दो, आपके साथ में तासुब भी होने वाला नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं है, मेंस के रिजल्ट के ऊपर इंटरव्यू सिलेक्शन। फिर तलाटी का एग्जाम होता है, तलाटी के लिए भी इंटरव्यू नहीं है। लास्ट पिछले साल तलाटी की वैकेंसी आई थी, 1900 वैकेंसी आई थी। मैंने अपने तौर पर जिले के सब बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करके बोला कि इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम करो, बच्चों के फॉर्म भरने लगाओ, मैं आऊंगा, मैं गाइड करूंगा इसके एग्जाम क्या होता है। प्रीलिम और मेंस एग्जाम भी नहीं होता है, तलाटी के एग्जाम डी कैटेगरी में आते हैं। कितना कमाता है साहब को तो अच्छे से पता होगा कि वो इलीगल कितना कमाता है और इलीगल कितना कमाता है। तलाटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम, एक रिटन एग्जाम, इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा है आपकी दाढ़ी आपका तासुब क्रिएट करेंगे? कौन कह रहा है कि आपका खाटिक होना या सैयद होना आपके लिए नुकसान पैदा कर देंगे? एग्जाम तो 1900 वैकेंसी आई थी, मुश्किल से मैं तो बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में 1900 फॉर्म भी मुसलमानों ने नहीं भरे। मैंने जलगांव में, धुरिया के अंदर बड़े बड़े जितने मेरे कांटेक्ट के लोग थे उनको नोटिफिकेशन पहुंचाया था कि भाई वैकेंसी आई है, हर जिले में तकरीबन 100 वैकेंसी है तलाटी, फॉर्म भरवाओ। नहीं भरवाए, क्या आप उम्मीद करेंगे? क्या आप सोचेंगे? सब आपके पास में, रिसोर्सेज आपके पास में। हमको सोचना पड़ेगा, जब तक के पेरेंट्स सीरियस नहीं होने के, तो पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा। पेरेंट्स जा रहे हैं तलाटी कार्यालय में, पेरेंट्स जा रहे हैं मामलेदार के कार्यालय में, पेरेंट्स जा रहे हैं, अगर वो एनए करा रहे हैं तो कलेक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं, एसपी के कार्यालय में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो क्या आपके जहन में ये बात नहीं आती है कि मेरा बच्चा भी ऐसा कोई ऑफिसर बन जाए? इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, गौर फिक्र करना मेरा काम, ये पेरेंट्स का। हम पढ़े लिखे नहीं है, चल जाता है, लेकिन हम लोगों को देख रहे हैं ना, वो इतने करोड़ कमा रहा है, वो इतना बड़ा ऑफिसर है। जितने ऑफिसर आपके नजदीक दिखते हैं और जितना आपको बड़ा शौक बना हुआ है, सबको सामने पेपर पे लेके आ जाइए, उनके तरफ से इंफॉर्मेशन निकालिए। हम इंफॉर्मेशन देंगे, दातार सर है, आरिफ सर है, ये इंफॉर्मेशन देंगे आपको। डेफिनेटली बनाओ आपके बच्चे को बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा बिजनेस। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद में फिर उतने यकीन के साथ साथ उतने अपनी मेहनत की कमाई भी लगानी पड़ेगी। मेहनत की कमाई लगाएंगे तो उसका अजर मिलेगा। आज अगर आपने अपने बच्चे की कमाई पर अगर 5 लाख लगा दिए ना, आपका बच्चा इंशाल्लाह 5 करोड़ कमाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसे बच्चे बने कि उनकी ज़कात ही 100 करोड़ रुपए निकले, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े से बड़े ताजिर बने, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बने, डेफिनेटली बनेंगे। मैं बंबई में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 80 करोड़ रुपए ज़कात निकलती है। 80 करोड़ रुपए ज़कात। कितने फलाह बहबूदी के काम हो सकते हैं, कितने मदरसे बन सकते हैं, कितने मस्जिदें बन सकती, कितना बरादरी का काम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसके लिए हमको
ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की उसके ऊपर जज़ाकल्लाह मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और इस खास उन्वान के ऊपर कदर के ताल्लुक से बातचीत करने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। किसी कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी आजकल तो मीटिंग अरे ऐसी भाई। चलती है ना, मीटिंग पे हेलो हाँ सर। हाँ बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही? हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया। वक्त आपका जो बेशकीमती वक्त है रमज़ान महीने में, वो अभी हम लोगों को दिया। पहली बार ये वीसी हमारी बिरादरी में हुई है, इसके लिए कम लोग थे, बाकी सुन रहे थे। वैसा नहीं क्या दिखाई दे रहे वही थे, जो बाकी लोग सुन भी रहे थे, देखा मैं। तो हम आपके वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, हम बहुत आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपको अल्लाह रिस्क हलाल में, आपके रिस्क हलाल में बरकत दे, और आपको जिस्मानी तौर से फिट एंड फाइन रखे, और आपको अल्लाह ताला हाजी बनाए। आमीन। और ये मैंने दातार सर, मैंने खुद ने सबका वीडियो बंद किया था, आपका और एहसान साहब का चालू रखा था, ताकि हाँ, मैं तो लोगों का बोला डेटा ना। कम था, किसी के पास डेटा कम होता है, कुछ होता है। 2 लोग तो फोन पे सुन रहे हैं अभी, उनका डेटा कम हो गया था, तो मैंने मोबाइल पे कॉल पे उनको लगा दिया था। अभी कोई सवाल हो किसी का? इरफान, फहीम भाई, अनीस भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम, फहीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, बोलो फहीम भाई। भाई मैं जैसे कि सैयद भाई को सुना और सुनकर एक जो इसके लिए गाइडलाइन या कोई एक हमारे पास में एसओपी होना चाहिए, तो बातों से या इनके एक्सपीरियंस से हम वो एसओपी बना सकते हैं। बट जैसे कि पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हमारी बिरादरी में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है माहौल का। अगर हम वो माहौल को क्रिएट करेंगे तो शायद और ज्यादा चीजें जो है उभर कर और निकल कर आएगी। सही बात है। ये अनीस भाई ऐसे सेमिनार से बनता है, माहौल ऐसी फिक्र से बनता है। ये आपकी फिक्र ही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस तरीके का मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंसिंग में या प्रोग्राम के अंदर सैकड़ों लोग ही हो, 4-5 लोग भी हो, लेकिन बात होना और एक नई सोच रखना, एक नए माहौल को तब्दील करने की। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई वो माहौल, जैसे कि भी हमारी बिरादरी समझो, अभी आज हम महाराष्ट्र के लेवल पे बात करें तो धुलिया, जलगांव, बॉम्बे, नासिक, ये कुछ ऐसे तालुके ये डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ये लिमिटेड है अभी फिलहाल में। अगर हम खाटिक बिरादरी की बात करें तो हम यहाँ पे जैसे कि हमारी जो बिरादरी की एक वो है, क्या कहते हैं उसको, जमात की, हर जगह जिले की जमात है या तालुके की जमात है, वहाँ पे इस टाइप के जो है कुछ प्रोग्राम्स को ज्यादा हम तरजीह दे और लोगों को उसमें इनवाइट करके और क्या बोलते हैं उनको मोटिवेट करे, रादर ये अल्फाज ज्यादा बेहतर होगा इस सब चीजों के लिए। क्योंकि बिरादरी में मसला है क्या कि आदमी हुआ है, मुर्गी काट रहा है, बकरे काट रहा है, या कोई घड़ा धंधा कर ले रहा है, उसके हिसाब से उनको ये पता नहीं कि अगर इंसान आज समझो एजुकेशन ले लेता है तो उसका आगे जाके उसको फायदा क्या होता है। जैसे कि भाई सैयद साहब ने कहा कि भाई आज वो लगाएगा, 22 साल लगाया तो उसने वो करोड़ों सेकंड के उसके कन्वर्ट हो रहे करोड़ों में। तो ये वो माहौल देना पड़ेगा आज, क्योंकि हम भी उस बिरादरी से वहीं पले बड़े, वहीं से आए हैं,
तो लोगों की हमेशा ये सोच होती है कि भैया ठीक है, अभी ये धंधा कर रहा है ना, आजकल से कमाने लग गया, 500 रुपये कमा ले रहा है, 800 रुपये कमा ले रहा है, बट वो उसको पता नहीं कि फिर वो जिंदगी भर बस वो कुंदे पे ही बैठा है और गोशी काट रहा है। भले ही आज 10 मुर्गी काट रहा था, कल 20 काटेगा, 25 काटेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुर्गी का धंधा खराब है या बकरे का धंधा खराब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस धंधे को वो किस तरीके से एक्सपांड कर सकता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जा सकता है, और किस तरीके से हम हमारी कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस का हब या वो कुछ तरीके से कुछ इस तरीके का एक कोई देवे, ताकि एंटरप्रेन्योर तैयार हो, बिजनेस मैन तैयार हो, प्रोफेशनल्स तैयार हो, ब्यूरोक्रेट्स तैयार हो। तो उसके लिए पहले माहौल एक देना हमारे लिए शायद ये हमारे जनरेशन का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम समझो, चलो ठीक है, हमारे माँ बाप ने पढ़ा दिया, हम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, भले ही चलो हमारी कम्युनिटी में हम कम बने, बट अब ये हमारी शायद एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो प्लेटफॉर्म आने वाले जनरेशन को दे। और इसके लिए जितना ज्यादा हम इस टाइप के प्रोग्राम या जमात को साथ में लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुके लेवल पे काम करे, तो शायद इसका 5-10 साल में रिजल्ट देखने मिल सकता है हमें। फहीम भाई, मैं इसका थोड़ा सा बहुत सही फहीम भाई आपका जो है। जी एहसान आप जवाब दे दो, एहसान जवाब दे दो। एहसान आप जवाब दे दो फहीम भाई को। बहुत आपने जो बातें कही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रैक्टिकल बातें है। देखिए खासतौर पर खाटी कम्युनिटी का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मतलब उसमें थोड़ा माहौल इस तरीके का नहीं होना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, उसकी वजह जो है ना वो ये उनके जो बिजनेस है उसमें थोड़ा बरकत अल्लाह ताला को ज्यादा दी है, यानी वो आसानी से मतलब आसानी से कुछ हजार कमा लेना, वो छोटा बड़ा बच्चा कमा लेता है कि बकरी के धंधे में बरकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि हम लोग कम हमारी कम्युनिटी का बेशतर हिस्सा जो है ना वो कम के ऊपर मुतमईन हो जा रहा है। यानी अगर हम उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड चीजें हैं, यानी अगर हम फ्रोजन फूड के ऊपर जाते हैं, पैकेजिंग के ऊपर जाते हैं, या फिर पैक कर चिकन बेचना या मटन बेचना, इसके ऊपर कुछ बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीजें करें तो हमारे बच्चे को शायद कुछ ऐसे मोटिवेशन। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा बिजनेस जो था जो अपनी कम्युनिटी का था वो बर्बाद हुआ, चमड़े का बिजनेस, लेदर का बिजनेस। लेदर की इंडस्ट्री जिस तरीके से मुसलमानों के हाथ से पूरी तरीके से निकल गई, आज 50 रुपए का 60 रुपए का चप्पल दिख रहा है, मतलब फेंकना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ गई है। वो अगर बड़ी सोच उस वक्त अगर वहाँ के बिजनेसमैन वगैरह में होती तो कुछ उसकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री वगैरह खुल सकती थी, या ऐसा कोई बिजनेस इकोसिस्टम अगर डेवलप होता तो चमड़े का अगर हो सकता है कि चमड़े के मैन्युफैक्चरर या चमड़े से चीजें बनाने वाले कोई अपने ही लोगों की इंडस्ट्री अगर वजूद में आती तो शायद कोई बड़ी बात नहीं। जरूरी है कि मतलब सिर्फ पैसा कमाने से मुतमिन से अगर आगे निकल कर कुछ बातें करनी होगी तो माहौल ऐसे ही क्रिएट होगा इंशाल्लाह, बातचीत करने से, तस्करे करने से, फिक्रे करने से, तो इंशाल्लाह यही धंधे से हम आगे पहुंचा सकते हैं। आरिफ भाई। हाँ, मैं इसका फहीम एक जवाब ये इसके बारे में हम लोगों को एक हमारे समाज में प्रॉब्लम यह हुआ है, या एक वीकनेस रहा है कि एक समाज के जो बड़े लोग थे उनके साथ एजुकेटेड लोगों को टीम अप नहीं किया गया, टीम अप नहीं हुए वो लोग, और उन्होंने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। जैसे मैं है, आप है, हम लोग 2003 में इंजीनियर बने और 2010 से हम सेटल्ड है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 10 साल हो गए सेटल होने के ऊपर अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया अपनी सोसाइटी में। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने अभी जो ग्रुप बनाया है खाटिक प्रोफेशनल्स का, उसमें ये बात रखी है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं ये एक साथ आए, इनकी सोच, इनकी आइडिया, इनके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने में एक सोच हो। क्योंकि क्या होता है हमारे बिरादरी में जो पढ़े लिखे हैं उनकी सोच अलग है, जो नहीं पढ़े लिखे उनकी सोच कहीं और दूसरे नॉर्थ पोल पर है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पढ़ा लिखा है बोल रहा है यार ये कुछ सुधरने वाली नहीं, यानी एहसास से कमतरी आ गई उसमें। तो एक तो अभी हम लोगों ने ये 1 महीने से, फहीम भाई भी जानते हैं इनके माशाल्लाह, फहीम भाई द फर्स्ट 5 बंदों में से जिनको हमने खाटिक प्रोफेशनल पे ग्रुप में ऐड किया है।
तो अभी इन प्रोफेशनल लोगों की जिम्मेदारी है कि माहौल भी बनाए, सोसाइटी में इसके अवेयरनेस भी लाए और उसके लिए प्रोग्राम भी बनाए। और जैसे हर लाइन से इन द बिगिनिंग हमारा डिस्कशन हुआ कि हर लाइन से एक अवेयरनेस कैंपेन चले, हर लाइन से पेरेंट्स, एजुकेशन हो गया, फिर दूसरा लाइफस्टाइल हो गया, हेल्थ हो गया, हर तरीके से सोसाइटी को एक वार्म अप मोड में लाना चाहिए। एकदम डल मोड में जा चुकी पूरी सोसाइटी। तो अभी ये फहीम भाई जैसे और हम लोग सब मिलके अगर यंग लोग अगर 30 से 40 साल की जो एज है, इनको अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह 5 साल में सोसाइटी का सिनारियो और पूरा पिक्चर अलग हो सकता है। क्योंकि लोगों में, जैसे स्पीच में एहसान ने बताया कि लोग अपने तौर पे एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पूरे गांव में कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर बन जा रहा है। तो बगैर कोई सिस्टम के सोसाइटी में लोग बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। अगर हम सिस्टम बना लेंगे तो लोगों को इनहेंस हो जाएगा, यानी उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है ये खाटिक प्रोफेशनल ग्रुप बनाकर, हमारी जो बड़ी बॉडी है एजुकेशनल बॉडी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत खिदमत की अब तक। अब उनके गाइडेंस में रहकर हम लोग कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, और ये जो मेन फैक्टर है एजुकेशन हो गया, पेरेंटिंग हो गया, ये 2-3 जो है उसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। बाकी चीजों पे हमारी बड़ी बॉडी काम कर रही, और वही वो काम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते जो दूसरे इश्यूज होते हैं उसमें। तो फहीम भाई ने सही पॉइंट उजागर किया। मेरे रिक्वेस्ट है फहीम भाई से कि हम ऐसे अपने दोस्तों के अंदर और खाटिक प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग करें कि हम कोई ना कोई प्रोग्राम परमानेंट लॉन्ग टर्म रन पे चलाए। जैसे एहसान ने कहा 5 साल अगर हमने 5 IAS 10 IAS बनाना है, 10 IPS बनाना है, 50 डॉक्टर बनाना है, 100 इंजीनियर बनाना है, ऐसे कोई टारगेट ओरिएंटेड अगर अपने समाज से हमने आउटकम निकालने की कोशिश की तो इजीली वी कैन डू इट। तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे मिलके काम इंशाल्लाह। फहीम भाई और सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किसी का और सवाल हो तो इरफान। आवाज नहीं आ रही, आवाज इरफान। एहसान सर ने बहुत अच्छा बताया, मतलब इंस्पिरेशन के लिए थैंक यू सो मच। अभी एहसान सर गौरव कर लिए, उनके साथ क्या कोलैबोरेशन कर लिया, उनका हमने थोड़ा सा ससुराल वालों से बात कर लिए कि भाई आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये बात सही है ना। इंशाल्लाह बड़े अच्छा उनका इंटेंशन है बहुत। मेरा 6 महीने से बात हुई थी, अभी यहाँ आना हुआ तो माशाल्लाह उनका इस्तेमाल हम करेंगे अल्लाह ने चाहता। और हर हफ्ते कोई प्रोग्राम करेंगे कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर। और अभी मैक्सिमम लोग तो आए थे फिर चले गए, कुछ लोगों को जूम इस्तेमाल नहीं करते आ रहा था, किसी का नेट खत्म हो गया, ऐसा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज्यादा पार्टी मतलब क्राउड रहेगा, जिसको बोलते क्राउड रहेगा। अभी तो थोड़े बहुत हम चैटिंग, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है आरिफ भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपने ग्रुप में ऐड किया और एक वैल्यूएबल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हाँ शुक्रिया फहीम भाई। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।